नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल जो आपको हर वो खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़ी। और आज हम बताएंगे आपको कमोडिटी से जुड़ी कि कृषि बिल पास हो गया है और हंगामा लगातार जारी है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, AVP बेसिक्स से। वो जो बताएंगे आपको कृषि बिल पे ये हंगामा क्यों देखने को मिल रहा है और इस हंगामे की वजह से जो MSP को लेकर सरकार लगातार बोल रही है कि MSP हटेगा नहीं, MSP रहेगा, उसके बावजूद ये हंगामा क्यों है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसान यहाँ पर आके किस वजह से परेशान देखने को मिल रहा है और क्यों किसान इतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। और कृषि बिल को पास कर दिया गया है, राज्यसभा से भी रविवार को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। उसके बावजूद यहाँ पर अब क्या दिक्कतें आ रही है ये सब जानेंगे। स्वागत है सर आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। यहाँ पे इसके साथ ही आपको बता दें, मार्केट टाइम्स टीवी अब एक नया क्विज कॉन्टेस्ट शुरू कर चुका है, जिसमें अगर आपको प्राइजेस मिलेंगे, एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेगी। और ये आप शो पूरा देखिए, जिस शो के बीच में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब देने पर आपको मिल सकता है मुफ्त में बाथ ब्लेंडर, जिसके जवाब आपको देने जरूरी हैं। और इस जवाब को आप व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। और आपको बता दें, बीच में हमें आपसे सवाल पूछेंगे और आखिरी में भी ये सवाल पूछेंगे, तो ये शो लगातार पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पे वेद प्रकाश जी बात करते हैं, अगर हम सरकार जिस हिसाब से ये नया अध्यादेश पेश कर चुकी है और इसको लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है, फिर भी ये जो लगातार बिल को लेकर हंगामे चल रहे हैं, सरकार पहले भी बोल चुके, कृषि मंत्री जी भी बोल चुके हैं, मोदी भी बोल चुके हैं कि इसको लेकर MSP के तहत कोई भी चिंता की बात नहीं है, MSP लगातार रहेगा। ये किसानों के लिए एक नया विकल्प, अच्छा विकल्प लेकर आई है सरकार। उसके बावजूद ये हंगामा क्यों हो रहा है, ये कैसे शांत हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये शोर शराबा क्यों है, ये हंगामा क्यों है? जी, तो पहली बात तो मैं बताऊं कि ये बिल जो है किसानों के अगेंस्ट नहीं है। जी, जो लोग कह रहे हैं कि किसानों के अगेंस्ट, ये बिल 3 बिल आए हैं और तीनों के तीनों किसानों के अगेंस्ट नहीं है। पहली बात तो जहाँ तक पहले बिल की बात है कि फ्री मार्केट की बात है कि आप मंडी के बाहर भी खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको पीछे से देखूँ तो इसकी बात जो है वाजपेयी जी की सरकार में भी चली थी जी, तो तब भी इसकी प्लानिंग हुई थी कि फ्री मंडी करनी। तो हमारे पास कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, हम करीब 30 करोड़ टन के आसपास में पहुंच गए हैं उत्पादन जी। और हमारे पास एक सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कितनी सरकार की जिम्मेदारी आप डालेंगे, कितनी जिम्मेदारी पर सरकार करेंगे, कितना खरीद पाएंगे। हमारा आज की डेट में हम देखते हैं कि आपका टमाटर भी मंडियों में बिक रहा है, सब्जी मंडियों में बिक रहा है, लेकिन वो तो MSP पर नहीं बिक रहा है जी। कई लोगों को ये भ्रम है कि MSP नहीं मिलेगा, कई लोगों को ये, तो शोर शराबा खास क्यों है, इसका आपका सवाल का एक जवाब है जी कि ये सरकार ने जो अनाउंस किया है ये बिल, इसकी जल्दीबाजी की है। थोड़ा किसानों के समूह के साथ कंसल्टेशन करने चाहिए थे, संवाद करने चाहिए थे, और मंडी स्तर पर या जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कुछ लेवल पर कमेटीज से डिस्कशन होना चाहिए था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये अगर डिस्कशन होते, उनसे संवाद होते तो किसानों की समझ में आता जी। तो यानी यहाँ पर किसानों से यहाँ पर मिल मिलाप करके ये डिस्कशन करने के बाद ये बिल को पेश करते तो हो सकता है वीर जी कि यहाँ पर ये हंगामा कम देखने को मिलता, या हो सकता है नहीं भी देखने को मिलता। उसके साथ ही मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा क्योंकि ये विरोध लगातार चल रहा है, तो ये विरोध का मुख्य कारण क्या लग रहा है? जिस हिसाब से भी आपने बताया 3 अध्यादेश पेश किए गए, 3 बिल पेश किए गए, तो इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है, ये विरोध क्यों हो रहा है? देखो, किसानों को भय है और भय उनका लाजमी है जब उनको कोई सफाई आप दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको MSP पर आपकी कमोडिटीज़ जो हैं, आपका अनाज है वो समर्थित, न्यूनतम समर्थित मूल्य है, उस पर नहीं बिकेगा। तो खरीदार कौन है? अगर हम आज ये देखें, खरीदार कौन है? खरीदार तो वही हैं जो आपके मिलर्स हैं, व्यापारी हैं, वो है। सरकार कितना खरीदती है? FCI 3 करोड़ टन का उसका टोटल स्टॉक लिमिट है। तो 3 करोड़ टन तो जो फूड सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए खरीदारी होती है, सरकार उसको चालू रखेगी। MSP ऐसा नहीं है कि MSP बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार का एक नियम है कि जब भी बाजार में भाव बहुत नीचे गिरते हैं तो सरकार खरीदारी करती है।
और उस खरीदारी से अपने स्टॉक में फूड सिक्योरिटी के लिए भंडारण करती है, भंडारण करके आगे मिलर्स को पीडीएस सिस्टम में, राशन में आगे देती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। सो यहाँ जो शंका है कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी या हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर नहीं बिकेगा, ये शंका है खाली, ये ऐसा नहीं होगा। जब आपका मार्केट से बाहर भी कोई खरीदारी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट से बाहर कोई फ्री में दे देगा। मार्केट से बाहर या मार्केट के अंदर एक एमएसपी का सपोर्ट प्राइस रहेगा और बेस्ट मार्केट प्राइस रहेंगे। मैं एमएसपी की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ बेस्ट मार्केट प्राइस है। आज हमारा आलू भी बिकता है, टमाटर भी बिकता है, दूसरी दालें भी बिकती हैं। सो अनाज में हमारे पास करीब 20-21 करोड़ के करीब गेहूं धान होता है, तो उसमें जितना हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो 4-5 करोड़ के करीब हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइवेट और उसमें होता है। बाकी हम लोग देखते हैं कि इतना मारामारी इसीलिए हो रही है कि शंका है कि एमएसपी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एमएसपी पर इतनी शंका नहीं रखनी चाहिए। जी, क्योंकि बिल्कुल जी यहाँ पर सरकार भी लगातार बोल रही है और आज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी एक बयान आया है कि एमएसपी नहीं हटेगी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हटेगा और यहाँ पर किसानों को एमएसपी को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और एक नए विकल्प की तरह एक सरकार लेके आ रही है। और इसको यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें जी, तो इसको मोदी जी ने भी एक ऐतिहासिक रूप दिया है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से, जैसे अभी आपने भी बताया कि वाजपेयी सरकार के तब से 2004 से इसकी चर्चा चल रही है, उसके बाद अब जाके ये पारित हुआ है, बिल पारित को किया गया है। इसके साथ ही वैसे एक और निवेश का साधन यहाँ पर कैसे बढ़ेगा? ये अब पारित हो चुका है बिल, अब तीनों अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है, तो निवेश को लेकर यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगा किसान? देखिए, जहाँ तक कृषि में निवेश का सवाल है, तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा कृषि में निवेश नहीं हो पाया है जी। और पिछली सरकारों को भी दोष दें या ना दें, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन हम ये देखें कि जो निवेश है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। सरकारें कितना निवेश कर सकती हैं, उसकी एक लिमिटेशंस है। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट के लिए एक ऑप्शंस खोल देते हो, अच्छे रोड बन जाते हैं, बिजली की व्यवस्था हो जाती हैं, वहाँ उनको लिमिट, आप स्टॉक लिमिट को फ्री कर देते हैं कि भाई आप स्टॉक अपने हिसाब से गोडाउन्स में स्टॉक कर सकते हैं, किसी से कहीं भी आप जाके वहाँ परचेज कर सकते हैं, अगर आप दोनों की, किसान की और जो खरीदार है उसकी अगर एक सहमति बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जब ग्रामीण में कोई बिजनेस करने जाएंगे तो वहाँ सीधा निवेश भी होगा, वो अपने हिसाब से गोडाउन्स में आएंगे, सप्लाई चेन में आएंगे, सो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेंगे, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो नियर टू मार्केट, नियर टू फार्म प्रोसेसिंग यूनिट्स आ सकते हैं, आपके गोडाउन्स आ सकते हैं, आपके वेयरहाउस में दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं सेमी प्रोसेसिंग की, सप्लाई की, और मार्केट चेन डेवलप हो जाएगी। तो इससे निवेश, जो ग्रामीण भारत में निवेश है वो बढ़ेगा और उसी के लिए अभी रेल का कनेक्ट बनाया है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत ये सरकार का अच्छा कदम है। मैं बोलूँगा निवेश बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे और प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। जब आपके खेत तक कोई कॉरपोरेट पहुँच रहे या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर पहुंच रहे हैं तो आपको बेटर प्राइस देंगे और वो बताएंगे कि आप ये चीज़ उगाइए, मुझे इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर आप एक फसल उगाते हैं, उसकी मार्केट में डिमांड कम है, तो उससे पहले ही जाके कोई इन्वेस्टर बोलेगा भाई मुझे ये चीज़ इस वैरायटी की उगा दीजिए, मुझे इसका प्रोडक्शन चाहिए, और उसके हिसाब से वो बेटर मार्केट मिलेगा, तो उसकी किसान की भी हालत सुधरेगी। जी, यानी यहाँ पर किसानों के हित में ही, जिस हिसाब से वेद जी बता रहे, किसानों के हित में ही है, किसान को हालात सुधारने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए ये अध्यादेश पेश किया गया है और सरकार लगातार इस अध्यादेश के साथ ही बोलती आ रही है कि एमएसपी के तहत यहाँ पर आपको सारी खरीदारी की जाएगी और आपकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें, मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है एक पूछो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसके जरिए आप अपने सवालों के जवाब, अगर जो हम आपसे सवाल पूछेंगे उसके अगर आप जवाब देते तो आपको
आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिल सकता है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको पूरा शो देखना बहुत ज़रूरी है। आपसे बता दें जो सवाल है हमारा आज का सवाल, सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े किन अध्यादेशों को देश के किसानों के लिए जारी किया? ए. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, बी. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सी. मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, डी. ऊपर लिखित तीनों बिल। जवाब के लिए टाइप करें ऑर्डिनेंस ए, ऑर्डिनेंस बी, ऑर्डिनेंस सी, ऑर्डिनेंस डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 99 53 88 22 29 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है बार ब्लेंडर। जी इसके आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पे जिस हिसाब से हमने कृषि को लेकर हम बात कर रहे हैं और आज चर्चा कृषि के हित के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सरकार लेकर आई है और उसको लेकर हंगामे हालांकि चल रहे हैं। क्या आप यहाँ पर मानते हैं कि किसानों के अंदर यहाँ पर थोड़ी जागरूकता की कमी है, इस वजह से हंगामा देखने को मिल रहा है? देखो, किसान जो है जागरूक हमारा नहीं है। हमारा छोटा और सीमांत जो किसान है खास तौर से, उनमें जागरूकता की कमी है। उनको जिस तरह से बता दिया जाता है वो उस तरह से चलने लगते हैं। आज हमारी खेती एक ऐसे कगार पर पहुंच गई है कि ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है कि जहां हम ये देख रहे हैं कि यहाँ वायबिलिटी नहीं आ रही है। जो उनको इससे एक लेवल तक आमदनी चाहिए वो आमदनी नहीं आ पा रही है। खेती से हमें लाभ का विषय नहीं बन पा रहा है। खेती वो तभी बनेगा जब किसान की जागरूकता बढ़ेगी, और जागरूकता कब बढ़ेगी? जब उसको कोई सूचना देगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। आज की जो ये ऑप्शंस दिए हैं सरकार ने, जो ये 3 बिल लाए हैं, इन 3 बिलों के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियाँ, छोटी छोटी कंपनियाँ, यूथ जो युवा हैं वो छोटी छोटी कंपनियाँ भी खोलेंगे, बड़े इन्वेस्टर भी आएंगे। ये उन किसानों की भी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शिक्षित करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके उनको अच्छे प्रशिक्षण देके या जानकारी देके अच्छे उत्पाद उन तक पहुँचा के, और उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनका जो रिसोर्स हैं उनका बेस्ट यूटिलाइज होंगे, उनके जो संसाधन हैं उनका उचित उपयोग होगा और ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। और क्वालिटी की बात आएगी। हम उत्पादन तो कर ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशियस प्रोडक्शन आएगा, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद आएंगे, अधिक उत्पादन आएगा और हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारे आमदनी भी बढ़ेगी किसान की। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रोजगार निकलेंगे ग्रामीण स्तर पे, और उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा शहरों के लिए छोटी छोटी नौकरी करने के लिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कि एक किसान है जो एक फसल उगाता है। जैसे मान लीजिए कि एक साधारण किसान ने साधारण तरीके से एक खेती की और उसने एक बाजरा की खेती की जी। और उस बाजरा की खेती में उसने 1 एकड़ से लगाया तो उसने 2,000-3,000 रुपये का बाजरा उत्पादन कर लिया जी। और उस बाजरे के पैदावार करने में और उसी टाइम पर उसने कोई वेजिटेबल लगाई, जो गोभी हो सकती है, टमाटर हो सकती है, घिया हो सकता है, दूसरी कोई भी वेजिटेबल लगाई मार्केट में, और उसके बेस्ट प्राइस उस सीजन में जो दूसरे लोग नहीं लगा रहे हैं, तो मार्केट को हमें हिट करना पड़ेगा। तो उसके 10 गुने भी, 5 गुने भी, 4 गुने भी प्रोडक्शन आ सकता है या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आ सकता है, लेकिन ज़मीन और अच्छी बनेगी। तो इससे निवेश आएगा, रोजगार आएगा, और जो युवा हैं वो इसमें बहुत सारे नई स्टार्टअप कंपनियां आएंगी इस क्षेत्र में, मैं देख रहा हूँ जी। तो यानी जी यहाँ पर ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर किसानों के हित में बिल लेकर आ रही है सरकार, और जो बिल पारित किया गया है इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से रोज़गार निकलेंगे, छोटे स्तर से भी, छोटे गांव से भी यहाँ पर रोज़गार निकलेंगे, और यहाँ पर किसानों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, इस बिल को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और उससे उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उसके साथ ही
यहाँ पर रोज़गार जो दूसरी जगह पर जाके जैसे दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके वहाँ पर वो कारोबार करते हैं, उसकी जगह वो अपने गांव पे अपनी स्थायी जगह पर ही कारोबार कर सकते हैं और उनकी आमदनी भी अच्छी होगी। वे जी यहाँ से अगर हम एक चीज़ और जानें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और काला बाजारी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है किसानों के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता देखने को मिल रही है। किसानों को ये लग रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनके हित में कहीं उनका पूरा का पूरा जो खेत है उनके पास ना चला जाए। तो इसको कैसे समझाएं किसानों को, और ये कैसे समझाना चाहिए सरकार को भी कि इस चीज़ से वो डरे ना? देखो, आज भी हम देख रहे हैं कि बटाईदारी सिस्टम आज भी भारत में है जी। आज भी लोग लीज पर, छोटे लीज पर लोग लेते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर। गांव में आपस में लोग, किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान आपस में ज़मीन को पट्टे पर देते हैं या लीज पर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, या वार्षिक बटाईदारी पर लेते हैं। तो जब तो हम बात करते हैं कि ये जो तीनों बिलें आपस में जुड़े हुए हैं जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम देखें कि छोटी छोटी ज़मीन को वो इकट्ठा करके एक उद्यमी आता है, या उसी गांव का भी हो सकता है, वो बाहर से भी हो सकता है, उसी गांव का हो सकता है, आसपास के गांव का भी हो सकता है, वो एक ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को करके बड़ा टुकड़ा बना लेता है, बड़ा एक ज़मीन का क्षेत्र बना लेता है और उसमें एक पर्टिकुलर जिन्स को उत्पादन करता है और उस उत्पादन की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी के साथ, मशीनरी के साथ अच्छा उत्पादन करता है। उस उत्पादन से उसका एक बढ़िया प्रोडक्ट निकल के आता है जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ उस जो क्षेत्र है उसमें लेबर की भी जरूरत पड़ सकती है और आपका जो संसाधन है दूसरे भी उपयोग होते हैं, और जो बेटर कमाएगा, अगर उससे आपकी जो फसल है उससे ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं उस अगर से, तो वो उस किसान को भी शेयर जाएगा और उसके किसान को खेती के अलावा भी जो टाइम मिलता है उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब हम कहेंगे रोजगार नहीं है, तो लेकिन रोजगार अगर है नहीं है तो रोजगार बनाने पड़ेंगे। रोजगार कहाँ बनेंगे? इसी तरह से रोजगार बनेंगे जब एक खेती को भी हम बिजनेस की तरह से करना चालू करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो जमीन है उसका एक एग्रीगेशन है। अगर एग्रीगेशन करने के लिए राजी होते हैं, कुछ किसान देने के लिए राजी होते हैं, तो उस क्षेत्र में एक अच्छी वही फसल हो सकती है या दूसरी फसल होती है, अच्छी उत्पादकता के साथ, गुणवत्ता के साथ पैदा की जाए, उनका बेटर मार्केट प्राइस होगा। तो मार्केट के हिसाब से उत्पादन हो, मार्केट में मंडी के बाहर या अंदर जो है उचित मूल्य पर वो बिक्री हो और उसको किसी भी देश के कोने तक वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक के वो पहुंचाया जा सके। जी। तो बड़ी अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो प्रोसेसिंग यूनिट भी फार्म पर ही लग सकती है, गांव स्तर पर भी लग सकती है। सो हमारे जो रोजगार और उत्पादन और कृषि की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए बहुत अच्छे कदम हैं। जी, यानी वे जी यहाँ से ये समझने की ज़रूरत है कि किसान थोड़ा सा जागरूक हो जाए और यहाँ पर इससे आय आमदनी दुगनी करने की जो सरकार लगातार बात कर रही है ये अच्छा है, और इसको लेकर अगर किसान जागरूक होते हैं तो उनकी आय भी दुगनी हो पाएगी। वे जी इसके साथ ही एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये हम आशा करते हैं कि किसानों तक ये बात पहुँचे और इस चीज़ को वो समझें, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर जो काला बाजारी और जो कि बिचौलिए अगर हट जाएंगे और आड़तियों को लेकर काफ़ी असमंजस है कि आड़ती अगर हट जाती है तो यहाँ पर किसानों को जो आर्थिक स्थिति का जो उनको पैसा मिल पाता था, क्योंकि अब किसानों का, कुछ किसान हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका ये सवाल है कि अगर हम ये आड़ती अगर हट जाती है, मंडी अगर हट जाती है, तो वो जो उधार लेते थे वो उधारी किससे लेंगे? क्योंकि वो फसल के आगे बुआई करने के लिए भी वो उधार लेकर ही बुआई करता था, तो अब वो बुआई के लिए उधार किससे लेगा? क्या जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो उनकी फसल में वो करेंगे, तो उसको पैसा कैसे देंगे? क्या उधारी वो दे पाएंगे? उनकी आर्थिक स्थिति में उनको सुधार पाएंगे? देखो, पहला तो मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों में ये भ्रम है कि अभी ये हो जाएगा, इसकी वजह से भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा। अभी रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। खेती में वैसे भी एकदम से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये समय लगेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और इसमें
ये भी मान लीजिए कि जो काला बाजारी की बात करी या आपने जो रिस्क की बात करी कि किसान स्तर पर रिस्क है, तो सरकार को इसमें एक अच्छे मैकेनिज्म सेट करने पड़ेंगे कि इसमें जो मॉनिटरिंग के लिए कि भाई इस तरह का ना हो, आप इसका अनुचित फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई इन्वेस्ट भी कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर है, तो इसका अनुचित फ़ायदा नहीं उठाए या कोई शोषण ना करे किसी का। तो इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। बिल में भी स्पष्टीकरण डाल सकते थे, अगर नहीं है तो आगे भी इसको ऐड ऑन किया जा सकता है। और इसके लिए एक और विशेष मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ आप लोगों की, जो कृषि है वो राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार पॉलिसी लेवल पर, नीति लेवल पर उसको दखलंदाजी कर सकते हैं, लेकिन राज्यों का विषय है। मंडियां जो है राज्य सरकार के अंदर आती हैं और वहाँ अगर किसी तरह का शोषण होता है, किसी तरह का व्यवधान आता है जमीनी स्तर पर, तो उसमें वो दखलंदाजी कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। सो जहाँ दूसरी बात आपने कही निवेश की, सो निवेश के लिए उनको किसान को थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, जो किससे उधार लेंगे, कहाँ से उधार लेंगे। तो ऑलरेडी सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड लाए हैं या आपके जो छोटे जो कंपनीज हैं, पैसे दिए जाते हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, जो बैंकिंग सिस्टम में आपकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, वो उनको सपोर्ट कर सकती हैं। माइक्रो फाइनेंस का बड़ा रोल आ सकता है छोटे छोटे लैंडिंग के लिए। आपके जो गोडाउन हैं उनकी रिसीप्ट पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वहाँ से वो फंड कर सकते हैं। उनको उसके कृषि के ज़मीन के एवज में एडवांस भी दे सकते हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका रूल ही ये है कि उसके अंदर अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सर्टेन पैसा उनको एडवांस भी दिया जा सकता है। तो कि मैं आपकी फसल आप उगाइए, मैं आपसे फसल लेके आगे बेचूंगा, तो आपको उस फसल का कुछ एडवांस भी दे सकते हैं। तो वहाँ किसानों को और सपोर्ट सिस्टम आ जाएंगे। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी एक कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि भाई हाँ ये पैसा हमारा लौट सकता है, एनपीए नहीं होगा। जी, यानी यहाँ पर किसानों के अच्छे के लिए ही किसानों की आमदनी हर तरीके से, एक बार जिस हिसाब से वेद जी बता रहे, हर तरीके से यहाँ पे किसानों की आमदनी दोगुनी ही होगी। आपको बता दें मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसके ज़रिए हम आपको हर प्रोग्राम में एक सवाल पूछेंगे और जो विजेता उसके सही सवालों का जवाब अगर सही देता है तो उस विजेता को मिलेगा मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से एक आकर्षित इनाम, जिसके ज़रिए मार्केट टाइम्स टीवी के जितने भी दर्शक होंगे वो सवालों का जवाब दे सकते हैं। और आज का सवाल आपको बता दें, आज का सवाल, सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े किन अध्यादेशों को देश के किसानों के लिए जारी किया? ए. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, बी. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सी. मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, डी. ऊपर लिखित तीनों बिल। जवाब के लिए टाइप करें ऑर्डिनेंस ए, ऑर्डिनेंस बी, ऑर्डिनेंस सी, ऑर्डिनेंस डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 99 53 88 22 29 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है बार ब्लेंडर। वे जी यहाँ से अब जानना चाहेंगे जो सरकार एफपीओ लेकर आई सरकार, और काफ़ी प्राइवेट सेक्टर्स में भी, और काफ़ी हमने देखा है एफपीओ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। एफपीओ का सक्सेसफुल भी रहा है कई जगहों पे एफपीओ। तो इसको लेकर क्या सरकार और आगे बढ़ेगी और एफपीओज बनाएगी जिससे किसानों की इनकम और किसानों के लिए लाभकारी हो? हाँ, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भारत सरकार ने प्रमोट कराए 10 साल में जी, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं उनके, और इसमें हालांकि गुंजाइश है सुधार की, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इस क्षेत्र में सरकार ने और प्लान किया है कि वो 10,000 नए एफपीओज और लेके आएंगे, और जो एफपीओज के अंदर जो फार्मर्स हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो एकजुट होके, जैसे एक एफपीओ में 1,000 किसान हैं और वो एकजुट हैं और एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से उसको काम करते हैं।
तो सरकार अब इसमें आगे सरकार का प्लान है और करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसको कि इनकी जो अच्छे से ट्रेनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओज की। मैं सजेस्ट करूंगा कि साल में कम से कम 2 बार इन एफपीओज की ट्रेनिंग हो, और ख़ास तौर से क्वालिटी प्रोडक्शन पर, और सॉयल न्यूट्रेंट हो सकते हैं उसमें, प्रोडक्टिविटी हो सकती है उसमें, और मार्केटिंग व्यवस्था हो सकती है, और स्टोरिंग व्यवस्था हो सकती है, कैसे स्टोर करेंगे। इन एफपीओज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो हमारा जो ये फ्री मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो हमारे पास जो अगर मंडी से बाहर हैं तो हमारे एफपीओ से भी वो खरीदारी कर सकते हैं। एफपीओ के, हर एफपीओ का एक प्लेटफॉर्म होता है, उस क्षेत्र से सीधे जाके अपना कोई भी प्लेयर है, मार्केट प्लेयर है, वो जाके जिस कमोडिटीज़ का वहाँ अवेलेबिलिटी है, एडवांस में ये सूचना टेक्नोलॉजी इसमें और ज़्यादा रोल प्ले करेगी। एडवांस में वो उनको पता होगा कि इतने एफपीओज हैं, इनके पास ये कमोडिटीज़ हैं, इतनी क्वांटिटी है उनकी, और वो जाके वहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं, और उनकी ऑर्गेनाइज प्रोक्योरमेंट में सपोर्ट हो सकती है। और एफपीओज के द्वारा किसानों का शोषण भी इंश्योर होगा कि नहीं हो, और किसानों का हित ध्यान में रखा जाए। तो इसलिए एफपीओज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और देश भर में इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके सदस्यों को और इनके जो गवर्निंग बॉडीज हैं इन एफपीओज के, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नॉलेज, इनकी स्किल बिल्डिंग हो, नॉलेज एनहांस हो इनकी। जी, यानी यहाँ पे एफपीओ को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑलरेडी एफपीओ यहाँ पर सक्सेसफुल भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कृषि किसान बिल को लेकर इतना हंगामा भी हुआ, और उसके बावजूद ये राज्यसभा में बिल पास भी हो गया, तो कहीं ना कहीं इस बिल को पास सरकार इसलिए भी कर रही है क्योंकि अभी किसान नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में किसान इसको लेकर समर्थन देंगे और किसान इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो क्या माने कि सरकार ने इतना बड़ा कदम जब उठाया है, तो ये किसानों के हित में ही ये फैसला लिया गया है, और किसानों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये किसान के हित में सर्टेनली आपको समझना चाहिए कि ये किसान के हित में है, और सरकार एक हद तक अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगी। उसके आगे तो मार्केट को आना ही पड़ेगा, और मार्केट में जो प्लेयर हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर हैं, बड़े मिलर्स हैं जो मिल चलाते हैं। अब किसी मिलर को कोई कमोडिटी चाहिए, तो उस कमोडिटी को मंडी में जाके खरीदे या बाहर से खरीदे, आनी तो किसान से ही है, और वो बेस्ट प्राइस पर आएगी। अगर प्रोडक्शन है, मार्केट में डिमांड है, तो हमारे पास, हम कंट्री, इतना बड़ा कंट्री है, हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास ज़्यादातर हम अपना जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास बहुत मिनिमम स्कोप है कि हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो हमारे पास जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग मार्केट है और डिमांड है। तो उस हिसाब से जो कमोडिटीज़ हैं, बड़े प्लेयर्स प्रोक्योर करते हैं किसान से, तो इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है, किसान को कोई घबराने की बात नहीं है। बेस्ट प्राइस मिलेगा। हम दूसरी चीज़ों को भी बेचते हैं, और गेहूँ धान को भी बेचेंगे, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। इस तरह से हमें बेस्ट कम्पिटिटिव प्राइस पर रहना पड़ेगा, और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर नज़र रखनी पड़ेगी। जी, यहाँ से मेरा आपसे एक और सवाल है आगे इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि यहाँ पे किसानों को नॉलेज थोड़ी और गेन करनी पड़ेगी, और किसानों के लिए हित में ये लिया गया है फैसला, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है? ये जो अध्यादेश जो पास किया गया है, मंजूरी मिली है, पारित हुआ है, अब इसके आगे इस चीज़ को कितना वक्त लगेगा किसानों तक पहुँचने में, और इसका अच्छे से दोबारा, जिस हिसाब से एमएसपी के तहत अब खरीदारी चल रही है, ये भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, तो अब ये इस सब चीज़ों को होने में कितना वक्त लगेगा? इसको देखो, इन्फोर्समेंट तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसको मंडियां बंद नहीं होंगी। पहली बात तो ये है, मंडियां बंद नहीं होंगी, सरकार अपना खरीदारी करती रहेंगी। अभी जो लोगों को रिस्क होता था कि एक खरीदारी का बिजनेस चालू करना है, या कुछ अगर इस क्षेत्र में पैसा लगाना है, तो उसको 10 लाइसेंस लेने होते थे। उसको रिस्क होता था कि मैं कहाँ स्टॉक करूँगा, स्टॉक लिमिट की है, गोडाउन कैसे बनाऊँ, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊँ तो रास्ते में लाइसेंस चाहिए। सो बहुत सारे लाइसेंस को रिड्यूस करके उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया है।
तो उससे मुझे लगता है कि ये इन्फोर्समेंट तुरंत हो गया है और पार्टली स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पहले भी हो रहा था, उसका थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो मंडियों पर ज़्यादा असर नहीं आएगा इनका, मंडियों में व्यापारी खरीदते हैं, वो अभी भी खरीदते रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम मंडीज़ में कम हो, बाहर ज़्यादा हो, लेकिन सुविधा के अनुसार वो डोर स्टेप पर भी हो सकता है फार्मर का, तो इसमें घबराने की कोई वो नहीं है जी। यानी यहाँ पर किसानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर सरकार उनके हित के लिए ये फैसला लेकर आई है और इससे किसानों की आमदनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, किसानों की आमदनी अच्छी होगी, ये किसानों को जानने की आवश्यकता है। आज का सवाल, सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े किन अध्यादेशों को देश के किसानों के लिए जारी किया? ए. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, बी. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सी. मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, डी. ऊपर लिखित तीनों बिल। जवाब के लिए टाइप करें ऑर्डिनेंस ए, ऑर्डिनेंस बी, ऑर्डिनेंस सी, ऑर्डिनेंस डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 99 53 88 22 29 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है बार ब्लेंडर। वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने तमाम जानकारियाँ दी और तमाम चीज़ें आपने बताई यहाँ पर कि किसानों के हित के लिए ही ये शुरुआत किया गया और किसानों को यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पर किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बिल को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये बिल को समझे और उस हिसाब से वो कार्य करे और किसानों के हित में फैसला लिया गया और किसानों की आमदनी इससे आगे बढ़ेगी। अभी के लिए जी धन्यवाद वीर जी, आप हमारे साथ जुड़े। और अभी के लिए कि कृषि बिल पास, जारी हंगामा में बस इतना ही। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल, सरकार ने 17 सितंबर 2020 को कृषि से जुड़े किन अध्यादेशों को देश के किसानों के लिए जारी किया? ए. कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, बी. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सी. मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, डी. ऊपर लिखित तीनों बिल। जवाब के लिए टाइप करें ऑर्डिनेंस ए, ऑर्डिनेंस बी, ऑर्डिनेंस सी, ऑर्डिनेंस डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 99 53 88 22 29 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है बार ब्लेंडर।